हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ग्रामर का एक और बेहतरीन टॉपिक और उसका नाम है जीरंड। जीरंड नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जब हमने अपना नॉन फाइनाइट का पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें हमने जो है नॉन फाइनाइट को बताया और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है वो भी बताया। उसमें से हमने बताया इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। तो आज मैं आप लोगों के लिए उसी नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा जो जेरंड है उसको लेकर आया हूँ और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जो वीडियो है आपके दोस्त, आपके जो पहचान वाले हैं वो और अच्छे ढंग से वो भी पढ़ सकें और आप भी सीख सकें। तो चलिए विदाउट एनी डिले आरंभ करते हैं आज का जो अपना सेशन है जेरंड। जेरंड क्या होता है तो ये तो हमें पता हो गया कि ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब का ही हिस्सा है। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार व्हाट इज जेरंड, जेरंड है क्या। तो हम कह सकते हैं कि नंबर एक में इसको अपने हिसाब से बांट लेते हैं। पहला है कि जेरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। पहला क्या है कि जेरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ने से बनता है। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि यह वर्ब के अतिरिक्त नाउन की तरह कार्य करता है। दूसरा क्या हो गया, ये वर्ब के अतिरिक्त नाउन की तरह कार्य करता है। और तीसरा है हिंदी अर्थ करने पर हिंदी अर्थ करने पर अंत में क्या निकलता है भाव, न, ने, नी। इस तरह से इन तीन जो है पार्ट को हम जब इकट्ठे जोड़ देंगे तो हमारे जेरंड की डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे देखते हैं, क्या डेफिनेशन बनी कि जेरंड क्रिया का वह रूप होता है जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ने से बनता है। पहली बात हमने लिखी ना। और ये वाक्यों में वर्ब के अतिरिक्त नाउन की तरह कार्य करता है तथा हिंदी अर्थ करने पर ना, ने, नी आदि का भाव निकलता है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में इन्फिनेटिव को पढ़ा तो उसमें भी ना, नी, ने लिखा था, ठीक है ना। तो अब जो कि वो भी नाउन एडजेक्टिव और काम कर रहा था और ये नाउन का कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये कुछ सेंटेंसेज में इन्फिनेटिव और जेरंड एज ए सब्स्टिट्यूट काम करते हैं, अर्थात वहां हम स्वतंत्र होते हैं कि हम जो है इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं और जेरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ मामले में वो भिन्न है। तो चलिए हम इनके पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं और इसके बाद फिर इसका बंटवारा कर लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। तो जेरंड की हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ये वर्ब का वह रूप होता है जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ने से बनता है और ये वाक्यों में वर्ब के अतिरिक्त नाउन की तरह कार्य करता है। और अगर जिसमें आई लगता है उसी का अगर हिंदी अर्थ निकालेंगे तो उसमें या तो अंत में ना आएगा, या तो नहीं आएगा, या तो नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, गार्डनिंग इज माई हॉबी। पहला सेंटेंस हमने रखा कि बागवानी करना मेरा शौक है। अब जरा पूछ लीजिए वर्ब से, कौन सी चीज मेरा शौक है, बागवानी करना। अब यहाँ पर जो गार्डनिंग वर्ड आया है इसमें देखिए करना, बागवानी करना, नानी ने निकला तो एक चीज क्लियर हो गई, नानी का अर्थ निकला।
वर्ब के फर्स्ट बार में आई जोड़ने से बना गार्डन मीन्स बागीचा होता है, गार्डन मीन्स बागवानी करना अर्थात पेड़ लगाना। वर्ब भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है गार्डन वर्ड। तो अब यहाँ पर हमारा जो वर्ड है ये वर्ब का काम कर रहा है। इसमें क्या जोड़ा आईएनजी, बागवानी करना निकला ना। अब क्या कर रहा है कि ये नाउन की तरह कार्य करता है। अब नाउन हम आगे अभी पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ग्रेड में कि जब नाउन है, नाउन का कार्य करता है तो नाउन सेंटेंस में 5 प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो अभी के हम फिलहाल उदाहरण देख रहे हैं तो इससे समझ रहे हैं कि जेरंड क्या होता है। तो ये हमारा कौन सा वर्ड हो गया, जेरंड। दूसरा, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। ठीक, मैं इंतजार करने से थक गई। तो क्या करने से, इंतजार। देखिए आई लगा है, वर्ग फर्स्ट में आई लगा है। ठीक, और हिंदी क्या निकल रहा है, नानी ने, इसलिए ये भी क्या है, इंफिनिटिव। तीसरा, वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। क्या लिखा हमने, वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः जल्दी टहलना इज यूजफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो भाई कौन सी चीज लाभदायक होता है, सुबह जल्दी टहलना। टहलना, ना नी ने अर्थ निकला, वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है, आईएनजी। तो ऐसे हमने पहचाना कि ये जेरंड क्या होता है। तो कैसे जाना, वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ने से बनेगा, आई। अब जो है हम पढ़ेंगे कि आखिरकार जो जेरंड है, अब चूंकि नाउन की तरह कार्य करता है तो नाउन सेंटेंस में कितने प्रकार से कार्य करता है, 5 प्रकार से। तो यहां हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ नाउन, सॉरी फंक्शन ऑफ जेरंड, जेरंड के कार्य। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंसेज में 5 प्रकार से कार्य करता है। और उसका पहला है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। पहला फंक्शन क्या होगा जेरंड का, क्योंकि नाउन की तरह कार्य करता है और नाउन का पहला फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब का, किसी क्रिया का कर्ता। अब कर्ता हमको जानना है तो वर्ग पहले आप कौन और किस आकर पूछ लीजिए, उत्तर में जो मिलेगा वो क्या होगा, कर्ता होगा। ऐसा इसमें पूछेंगे। देखिए एग्जांपल, प्लेइंग मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। दूसरा है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब दोनों सेंटेंस हम देख लेते हैं। प्लेइंग मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, कह रहा है खेलना हमें ताकतवर या मजबूत बनाता है। खेलने से क्या होता है, हम इधर गिरे उधर गिरे, इधर दौड़े भागे तो हमारे के अंदर क्या होता है, एक्टिवनेस आता है और हम जो है आंतरिक रूप से और फिजिकली क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो पूछते हैं भाई सब्जेक्ट हमको कैसे मिलता है, वर्ब में या वर्ब के पहले कौन और किसने लगाने से हमको सब्जेक्ट मिलता है। तो भाई पूछ लेते हैं, कौन हमें स्ट्रांग बनाता है, कौन हमें ताकतवर शक्तिशाली बनाता है, मजबूत बनाता है, तो क्या है, खेलना। और जो हमें खेलना मिला वर्ड वो क्या है, वर्ब का रूप है, लेकिन वर्ब में आई जोड़ने से बना है, यहाँ पर नाम का कार्य कर रहा है और हिंदी अर्थ करने पर ना लेने का अर्थ निकल रहा है। इस तरह से यहाँ पर जो है ये प्लेइंग जो वर्ड है इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट, जैसा हम यहाँ पढ़ रहे हैं। दूसरा, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। भाई कौन सी चीज अच्छा व्यायाम है, तैरना। तो यहाँ पर जो इज वर्ब है इसका कर्ता क्या हुआ, स्विमिंग, जो कि क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ने से बना है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है, हिंदी अर्थ ना निकल रहा है। इसका मतलब है ये दोनों वर्ड यहाँ पर इन वर्ब्स के
सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। और इस तरह का ये फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब जो दूसरा हमारा फंक्शन है वो क्या है जेरेंड का, तो दूसरा फंक्शन, दूसरा कार्य है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अर्थात किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, अर्थात कर्म के रूप में। तो जब हमारा जेरेंड किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वह रूप उसका कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब ऑब्जेक्ट का पता ना लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के पहले किसे और क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, उत्तर में जो मिलता है वो क्या होता है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखते हैं, स्टॉप टॉकिंग, पहला हमने सेंटेंस रखा स्टॉप टॉकिंग, बातचीत करना बंद करो। भाई पूछ लो इससे जरा, क्या बंद करो, टॉकिंग। तो ये टॉकिंग वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ क्या निकला, बात करना। तो हमने देखा हिंदी अर्थ क्या निकला, ना नहीं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या कर रहा है, आईएनजी, काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का था नाउन। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है वर्ड क्या है हमारा, जेरंड है। दूसरा देखते हैं, आई लाइक प्लेइंग चेस, मुझे शतरंज खेलना पसंद है। तो भाई पूछ लीजिए क्या खेलना, आई लाइक क्या पसंद है, खेलना, और क्या खेलना, चेस। तो इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट पूछना है। तो भाई पूछ लीजिए क्या और किस लगा मिलता है, तो मुझे क्या पसंद है भाई, खेलना। ठीक है, तो यहां पर जो है ये दोनों जो वर्ड है वो किसका काम कर रहे हैं, जेरंड का, और किस रूप में आए हुए हैं, एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फंक्शन हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अगला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ये क्या होता है, जब कोई जेरंड किसी प्रीपोजिशन के बाद आकर के प्रयुक्त होता है तब उसकी यह प्रयोग की स्थिति कहलाती है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। गौर करना, हमने क्या बताया कि जब कोई जेरंड किसी प्रीपोजिशन के बाद आकर प्रयुक्त होता है तब उसकी इस तरह की प्रयोग की स्थिति क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। इसी को कहते हैं गवर्नड बाय अ प्रीपोजिशन। यही फंक्शन का हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, गवर्नड बाय अ प्रीपोजिशन। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं, आई एम fond of playing cricket, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं। तो भाई किस चीज का शौकीन हूं, खेलने का। ठीक है ना, तो अब यहां पर जो हमारा जेरंड वर्ड आया है वो किसके बाद आया है, ऑफ। आप क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहां पर इस तरह की स्थिति क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। दूसरा देख लेते हैं, दे आर टायर्ड ऑफ वर्किंग। तो कह रहा है कि वे जो है काम करने या करते हुए क्या हो गए, थक गए हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा जेरंड आया वो कहाँ आया है, ऑफ के बाद। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी वाज prevented from going there, उसे वहां जाने से रोका गया। तो जेरंड कहाँ आया हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ, सॉरी कहाँ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अब अगला जो हमारा फंक्शन है वो चौथा, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, अर्थात किसी क्रिया के पूरक के रूप में। अब
पूरक क्या होता है? इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन, अर्थात जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट की, किसी पूरक की आवश्यकता होती है, वो वर्ब क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब। अब इस लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा करने में अगर रोल निभा रहा है कौन? जीरंड। अर्थात ऐसी वर्ब जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आइंज लग करके आए, हिंदी अर्थ करने पर नानी ने अर्थ निकले और एक्शन उसका जो फंक्शन वो नाउन का हो, तो वो इस तरह की स्थिति क्या कहलाएगी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, देखना ये विश्वास करना है। तो पहली बात तो हम ये देखें कि यहां भी आज लगा है, यहां भी आज लगा है ना, इसका भी अर्थ नानी ने, इसका भी अर्थ नानी ने। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए दो, यहाँ दो जीरेंड आए हुए हैं, अर्थात जो जीरेंड आया है वो यहाँ पर उसका जो फंक्शन है दो तरह से है। यहाँ पहले से वर्ब का सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट हमको कैसे मिलता था? वर्ब पहले कम्युनिकेशन लगाने से। तो भाई कौन सी चीज विश्वास करना है? देखना। तो ये भी हमारा जीरेंड हो गया। अब देखिए ये जरा जो बिलीविंग वर्ड है, ये इस क्रिया के अर्थ को अगर पूरा कर रहा है तो फिर ये जीरेंड हमारा क्या कहलाएगा? इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। तब उसका जो फंक्शन होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। तो भाई देखिए पूछते हैं, सीइंग इज, देखना है, देखना है, देखना है। अगर ये वर्ड ना हो तो इस क्रिया का अर्थ पूरा नहीं हो पाएगा। और जैसे इसको हमने लिख दिया तो हो गया देखना ही विश्वास करना है। अब जो हमको वर्ड मिला कॉम्प्लीमेंट के रूप में, उसके वर्ब में क्या जुड़ रहा है? नानी ने। पहले रूप में एन जोड़ने से बना है, नाम का कार्य कर रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है? जीरंड है। और इसका वर्ग क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। दूसरा, माई डिजायर इज प्लेइंग चेस, मेरी इच्छा शतरंज खेलने की है। तो भाई मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, क्या है? खेलने की। तो यहां पर जो प्लेइंग वर्ड है, इस वर्ब का क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। एक और देख लेते हैं, हिज एम्बिशन इज गोइंग एब्रॉड, उसकी इच्छा, उसकी लालसा विदेश जाने की है या बाहर जाने की है। तो भाई पूछ लेते हैं, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है क्या? जाने की। तो यहाँ जो भी हम वर्ड प्राप्त कर रहे हैं ये क्या है? जीरंड। और जीरंड यहाँ पर क्या एक्शन कर रहा है? क्या इसका फंक्शन है? एज ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगला हमारा जो फंक्शन है वो पांचवा, वो क्या है? केस इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन विथ डमी इट, ये फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। और ये लास्ट फंक्शन है जीरंड का, कि जो अर्थहीन सब्जेक्ट हमारा क्या है? इट, उसके अपोजिशन अर्थात साइड बाय साइड, अगल बगल। तो ये जो है हमें केस का स्थिति समझ आएगी जब सेंटेंस में हमको ये लगे, जैसे हमने इंफिनिटिव में बताया हुआ था कि जब सेंटेंस में हमको ये पता चले, ये ज्ञात हो, ये एहसास हो कि यार हम जो है सब्जेक्ट के स्थान पर जीरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं और सब्जेक्ट के स्थान पर इट का ही प्रयोग कर सकते हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब उसकी यह स्थिति कहलाएगी केस इन अपोजिशन विद डमी इट। कहने का मतलब ये कि जब कोई जीरंड किसी प्रोनाउन अर्थात जो डमी सब्जेक्ट है इट, उसके अपोजिशन में प्रयोग हो, उसके साइड में आकर के उसका सब्स्टिट्यूट बन करके प्रयोग हो, तब उसकी यह स्थिति क्या कहलाती है? केस इन अपोजिशन विद डमी इट। एग्जांपल से देखते हैं, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर पास्ट,
कह रहा है गुजरे हुए समय के ऊपर क्राई करना, रोना, है ना, से कोई फायदा नहीं है। अब अगर यही हम इसको सब्जेक्ट लेकर ले आए, कोई अंतर ना पड़े तो समझ लेना कि हमारा क्या है, अब यहाँ जीरो यहाँ पर आया है, दूसरा देख लेते हैं। अथवा क्राइंग ओवर पास्ट इज नो यूज। हो गया। अब दूसरा देखें, दूसरा हमारा है इट इज इम्पॉसिबल लिविंग विदाउट वाटर, बिना पानी के जीना। जैसे इसमें क्राइम था, ऐसे इसमें क्या है, जीना असंभव है। अब अगर यही हम सेंटेंस लिख दें, लिविंग विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल, बिना पानी के जीना असंभव। तो हमने जो है जब दोनों तरह से प्रयोग किया तो सेंटेंस के अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह की स्थिति क्या कहलाती है, केस इन अपोजिशन विद डमी इट। इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिविंग विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल। तो पहले बच्चों ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने पढ़ा जेरंड, और जेरंड के साथ साथ हमने पढ़ा कि सेंटेंसेस में कितने प्रकार से कार्य करता है, तो 5 प्रकार से कार्य करता है। हमने बाकायदे आपको एग्जाम्पल सहित समझाने का प्रयास किया। तो आज का जो सत्र है, आज का जो सेशन है, यहीं से समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।